नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है मनीष श्रीवास्तव और आपको पता ही है संडे के दिन शाम को 5 बजे एक प्रोग्राम हम लेकर आते हैं जिसका नाम है इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, प्रमुख संगठन। इस प्रमुख संगठन में हम अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर जो भी महत्वपूर्ण चीजें आपके UPSC से पूछी जाती हैं उनको कवर करते हैं। तो इसमें हम बहुत सारे लेक्चर्स कवर कर चुके हैं और आज का जो हमने टॉपिक लिया है वो लिया है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जिसको राष्ट्रीय हरित अधिकरण कहा जाता है। उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये आपके लिए। किस तरीके से महत्वपूर्ण हो जाता है, तो जहां आप पर्यावरण पढ़ेंगे उस क्षेत्र से यहां से प्रश्न बन ही रहे हैं। इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड भी आपको बहुत सारे जो क्वेश्चंस थे 2022 के पेपर में भी पूछे गए थे, आगे भी इनकी संभावना है। तो इसलिए ये वाला जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इससे रिलेटेड आपको कुछ आर्टिकल्स, अनुच्छेद के बारे में भी पता होना चाहिए और ये काफी चर्चाओं में भी रहता है। इसके कारण भी यहां से चीजें हम कवर करेंगे। साथ साथ इसके अंतर्गत कैसे सदस्य होते हैं, इसका चेयरपर्सन कैसे नियुक्त किया जाता है, इस तरह की भी कई बार एग्जाम्स में प्रश्न पूछे गए हैं। तो NGT से बहुत सारी चीजें निकल कर आती हैं, तो उनको आज के सेशन में हम कवर करेंगे। इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम काफी टाइम से चल रहा है, इसमें मैं बहुत सारे सेशंस आपको कवर कर चुका हूं। जैसे ऑलरेडी हम यहाँ पर ब्रिक्स के बारे में बात कर चुके हैं, नाटो के बारे में बात कर चुके हैं, इंटरपोल के बारे में बात कर चुके हैं, आसियान के बारे में हमने पढ़ा हुआ है। इसके अलावा ओपेक जो देश है उनके बारे में, WHO के बारे में, वर्ल्ड बैंक के बारे में, IMF के बारे में, साइट्स के बारे में, ऐसे तमाम सारे टॉपिक्स इसमें हर संडे के दिन कवर होते हैं। तो इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, अलग से प्लेलिस्ट पे जाइए और बाकी लेक्चर्स को भी रिवाइज करते रहिए। तो आज का जो सेशन है वो NGT के बारे में है और NGT को भी हम उसी ढंग से पढ़ेंगे जैसे हर सेशन में हम हर तरीके की समीक्षा करते हैं, तो उसकी भी अच्छे से समीक्षा करेंगे NGT के बारे में। अगर हम बात करें NGT की जरूरत क्या थी, तो वहीं से हमारी बात शुरू होगी और आगे हम इसको प्रोसीड करेंगे। तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण अगर हम बात करें तो आपने संविधान में अलग अलग भाग देखे हैं। जैसे संविधान का भाग 1 है, उसमें अनुच्छेद 1 से 4 तक है। भाग 2 जैसे नागरिकता से जुड़ा हुआ है, तो नागरिकता के 5 से 11 के बीच में है। आपके मौलिक अधिकार 12 से 35 के बीच में है। आपके राज्य के नीतिक निर्देशक तत्व भाग 4 में दिए गए हैं, आर्टिकल 36 से 51 के बीच में है। ऐसे ही आप आर्टिकल्स जो है भाग अलग अलग देखते हैं। तो आज हम कुछ जो बात करेंगे राष्ट्रीय हरित अधिकरण, जिसको नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कहा जा रहा है, इसका निर्माण हुआ 18 अक्टूबर 2010 को और इसको बनाया गया एक एक्ट के माध्यम से, जिस एक्ट का नाम था नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010, मतलब राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010। जब हमारे समय मतलब हमारे भारत के उस समय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हुआ करते थे, तो UPA सरकार के समय इसको एक अधिकरण बनाया गया था। उसके बाद इसने काफी निर्णय लिए और ये काफी चर्चाओं में भी आया। उन सारे केसेस के बारे में भी आज डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं सेशन और देखते हैं कि क्या क्या इससे चीजें जुड़ी हुई हैं। उससे पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। UPSC का फाउंडेशन बैच, जो कि ऑनलाइन फाउंडेशन बैच है, जिसमें आपको ऑनलाइन क्लासेस मिलती हैं, बैच नंबर 3 स्टार्ट होने वाला है कल से। तो इस बैच में आप एनरोल कर सकते हैं। आपको फीस जो है वो 18,999 पड़ेगी अगर आप कोड यूज करेंगे मनीष लाइव। और ये 3 अप्रैल से इवनिंग बैच है, शाम को 6 बजे इसकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। तो ओरिएंटेशन सेशन है कल। अगर आपने अभी तक इसको ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से जाइए और ज्वाइन कर लीजिए। इसके अलावा और भी कोई तरह के एडमिशन रिलेटेड आपको कोई भी तरह की दिक्कत आती है या सब्जेक्ट रिलेटेड कोई भी तरह की दिक्कत आती है, तो इन सोशल मीडिया हैंडल पे जुड़ सकते हैं। मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, ट्विटर हैंडल भी दिया है, वहां पर भी आप कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं। साथ साथ इस लेक्चर की PDF आप लोगों का डाउट रहता है कि कहाँ मिलेगी, तो ऊपर दिए गए टेलीग्राम ग्रुप पे आसानी से आपको मिल जाएगी। साथ साथ और भी क्यूरीज होते हैं, लेक्चर्स के लिंक्स होते हैं, वो सारी चीजें वहां पे अवेलेबल रहती हैं, तो उनको देख लेंगे। तो आ जाते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर। जो आज हमारा टॉपिक है वो क्या है, NGT है, जिसको राष्ट्रीय हरित अधिकरण कहा जाता है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण के बारे में बात करें, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कह रहे हैं, NGT कह रहे हैं। तो NGT जो बनाया गया वो कब बनाया गया, तो 18 अक्टूबर 2010 को इसका निर्माण हुआ। 18 अक्टूबर 2010 से एक संस्था काम कर रही है भारत में, जिसका नाम है राष्ट्रीय हरित अधिकरण, फिर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। अब ये जो संस्था है ये कब बनाई गई, 2010 में बनाई गई। तो इससे पहले क्या चीजें थी, इसको क्यों बनाने की जरूरत पड़ी, तो ये सारी चीजें निकल कर आती हैं। अब देखा जाए तो भाई हमारे संविधान में अगर कोई चीज दी होती है तो वो सबसे सर्वोपरि होती है। अगर संविधान में नहीं होती है तो हम क्या करते हैं, किसी अधिनियम में लेकर आते हैं। तो अगर कोई संस्था अधिनियम पर आधारित होती है जिसका संविधान में उल्लेख नहीं होता है, तो वो संवैधानिक संस्था नहीं होती है, वो कैसी होती है, सांविधिक संस्था होती है।
इसके बारे में बात करें तो ये कैसी संस्था हो गई? सांविधिक संस्था। अब भाई इसकी जरूरत क्यों पड़ी थी? इसकी जरूरत ऐसे पड़ी कि भाई हमारे संविधान में एक भाग है जिस भाग को 14A या 14 का कहा जाता है, इससे जुड़ा हुआ है। इसको अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें 2 आर्टिकल निकल कर आएंगे। इसमें अनुच्छेद 323A और 323B का उल्लेख मिलेगा। इसमें 323B का जो भाग है उसके अंतर्गत दिया हुआ है कि जो हमारी संसद है वो संसद क्या कर सकती है। तो हमारी संसद कोई भी अधिकरण, न्यायाधिकरण या ट्रिब्यूनल्स को फॉर्म कर सकती है जिसकी जरूरत हो। तो हमारी संसद ने एक एक्ट लाया जिस एक्ट का नाम था नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010। मैं आपको बता रहा था कि भाई 2010 के समय हमारे यहाँ एक सरकार हुआ करती थी, यूपीए गवर्नमेंट हुआ करती थी। इस यूपीए गवर्नमेंट के जो प्रधानमंत्री थे वो मनमोहन सिंह थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह इस सरकार के मुखिया हुआ करते थे, प्रधानमंत्री हुआ करते थे। उनके समय संसद में एक बिल लाया गया, क्योंकि जो चीज संविधान में दी होती है वो तो सीधे तौर पर लागू होती है, लेकिन अगर हमें किसी चीज संविधान में नहीं उल्लेख है तो फिर एक्ट में होती है, एक्ट में नहीं होती तो रूल्स में होती है, रेगुलेशंस में होती है। ऐसे भारत में ये सिस्टम लागू होता है। लेकिन सबसे पहली तवज्जो किसको दी जाती है? तो संविधान में। तो भाई संविधान में तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की बात थी नहीं, तो हमने एक एक्ट लाया। इस एक्ट को कब लाया? 2010 में लाया, और उसके बाद 18 अक्टूबर को हमारे यहाँ एक ट्रिब्यूनल, एक अधिकरण चालू हो गया। अब ये बात तो आपको समझने आ गई किसके तहत लाया? तो 323B के तहत लाया, क्योंकि हमारे भाग 14 में अधिकरण, ट्रिब्यूनल्स के बारे में दिया गया है और ये बताया गया है कि भारत की संसद चाहे तो कोई भी अधिकरण बना सकती है, कोई टैक्स रिलेटेड, पर्यावरण रिलेटेड। तो उसका प्रयोग किया भारत सरकार ने 2010 में, जो यूपीए गवर्नमेंट थी, और उन्होंने एक अधिकरण बना दिया। अब आपको लग रहा होगा भाई ये सारी चीजें तो संविधान में दी हुई हैं, बनाने की जरूरत क्या थी? क्या भाई ये ऐसा क्या काम कर लेगा जो हमारे भारत में पहले से नहीं था? तो बताया गया कि भारत की जो कोर्ट्स हैं, जो हमारे सत्र न्यायालय हैं, चाहे हाई कोर्ट्स की बात करें, जिला सत्र न्यायालय की बात करें, चाहे सुप्रीम कोर्ट की बात करें, इनमें आपने देखा है कि बड़े बड़े केसेस जो होते हैं 10 से 15 साल तक चलते रहते हैं, उसके बाद निर्णय आता है। अब बताया गया कि भाई हमारे संविधान में कई तरह के अधिनियम बने हुए हैं, जैसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बना हुआ है, आपका वायु प्रदूषण से जुड़ा हुआ अधिनियम बना हुआ है, आपका बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता से जुड़ा हुआ बना हुआ है, पर्यावरण संरक्षण के लिए बना गया है। अब इसके तहत कोई केस कोर्ट में जाता है तो सबसे पहले उसको इतनी तवज्जो नहीं दी जाती जो बाकी केसेस को दी जाती है, क्योंकि बाकी केसेस कोर्ट के ऊपर प्रेशर भी है, तो कोर्ट थोड़ा सा पर्यावरण जैसे मुद्दों को थोड़ा सा कम आंकती थी। तो बोला गया कि भाई पर्यावरण भी तो उतना ही जरूरी है, और कई देशों ने भी इस चीज पर जो है एक आम सहमति बनाई, और उसको लेकर उन्होंने पर्यावरण को, क्योंकि धीरे धीरे आप एक चीज की बात करने लगे हैं, जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज आज की डेट में एक रियलिटी हो गई है, मौसम बदलता जा रहा है, इसका मानव के ऊपर काफी बुरा प्रभाव पड़ रहा है। तो उसको देखते हुए देश विदेशों में जो सरकारें हैं वो पर्यावरण के लिए सचेत हो रही हैं। तो भाई भारत में भी ये मुद्दा उठा कि भाई कोर्ट के ऊपर तो इतना प्रेशर है। अब भाई कोर्ट अगर सारे मुद्दे, अगर कोई भी सिविल मामला है, दीवानी मामला है, क्रिमिनल मामला है, ऐसे बड़े बड़े केस जो होते हैं इनको तो 10-15 साल लग जाते हैं। पर्यावरण जुड़े हुए मुद्दों को ना इतना तवज्जो दिया जाता है, उनमें भी इतना समय लगता है। तो क्या ना करें ऐसी कोई व्यवस्था कि जिसमें एक अलग से एक पैरेलल सिस्टम चले, जिसमें पर्यावरण जितने मुद्दे हैं उनको वहां पे लिया जाए। भाई पर्यावरण में अगर कहीं वृक्षारोपण से जुड़ी हुआ कोई मामला है, कहीं प्रकृति को नुकसान पहुंचाया गया है, या फिर किसी जीव को मार दिया गया है, तो उससे जुड़ा हुआ मामला सीधे सीधे हाई कोर्ट्स में, सेशन कोर्ट्स की जगह हम एक दूसरी जगह पर चलाएं जिसको ट्रिब्यूनल कहा जाए। तो इस मंशा से नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की बातचीत जो है वो धरातल पे आई, संसद में इस पे कई बार चर्चा हुई, और उसके बाद इसको एक्ट बनाया गया। 18 अक्टूबर से ये लागू हो गया। तो इसका एक बहुत बड़ा कारण आपको समझने आ रहा है कि हमारी सामान्य कोर्टों पर बहुत ज्यादा प्रेशर हुआ करता था, बहुत ज्यादा बोझ हुआ करता था। तो उनको बोला गया कि भाई आप पर्यावरण मुद्दे छोड़िए, आप जो है बाकी मुद्दों पर ज्यादा ध्यान दीजिए, हम अलग से एक संस्था बनाते हैं जिसमें ये सारी चीजें बात की जाएंगी। तो उसके तहत एनजीटी एक्ट आया 2010 में, और बना दिया गया 18 अक्टूबर 2010 को एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित अधिकरण। अब इसका उल्लेख संविधान में तो नहीं है। अगर संविधान में नहीं है तो फिर ये एक एक्ट में दिया गया था। इस एक्ट की अगर हम धारा 3 की बात करें, सेक्शन 3 की बात करें, तो इसमें यह बताया गया कि भाई एक हम क्या बना सकते हैं, एक अधिकरण बना सकते हैं, एक न्यायाधिकरण बना सकते हैं। तो उसके तहत इसको बना दिया गया। तो धारा 3 का याद रखेंगे, किसके अंतर्गत? तो एनजीटी एक्ट की धारा 3 के अंतर्गत। तो ये एक संवैधानिक निकाय नहीं है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। जैसे यूपीएससी की बात करें,
यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग हमारे संविधान में दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो निर्वाचन आयोग है भारत का, वो संविधान में दिया गया है, तो वो एक संवैधानिक संस्था है। इसका उल्लेख संविधान में नहीं था, हमने अलग से एक्ट में किया, इसलिए ये कैसी संस्था बनी? सांविधिक संस्था बनी, स्टैट्यूटरी बॉडी बनी, ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनी। तो ये तो आपको पता ही है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जिसका कॉन्स्टिट्यूशन में जो है उल्लेख हो, संविधान में उल्लेख हो, और स्टैट्यूटरी बॉडी जिसका संविधान में उल्लेख ना हो, वो किसी अधिनियम, रूल्स, रेगुलेशन से आया हो तो होती है बात। तो यहां पर आज हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो थोड़ा बेस समझ में आया होगा आपको, कैसे आया, क्यों आया, कब आया। अब बात करें तो आगे बात करते हैं। तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण जिसको एनजीटी आप कहते हैं, आपको 2-3 चीजें पता चल गई। क्या क्या पता चल गई? तो मैंने आपको आर्टिकल नंबर या फिर आपका अनुच्छेद 323B का उल्लेख कर दिया। इसके अलावा अगर हम बात करें, इसके तहत तो ये संस्था बनानी थी, एक एक्ट था जिसको हमने एनजीटी एक्ट कहा। कौन सा एक्ट है? 2010 का। इस 2010 की धारा 3 में ये बात की गई थी। लेकिन इसको ऐसा क्यों बनाया गया? तो बात की जाती है आर्टिकल 21 की। जीवन का अधिकार। और अगर इसकी गहराई में जाएं तो गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार। भाई हमारा राइट टू लाइफ दिया है आर्टिकल 21 में, हमारे पास एक मौलिक अधिकार है जिससे हम गरिमापूर्ण जीवन जी सकते हैं, आर्टिकल 21 में उसका उल्लेख है। लेकिन कई देशों के अंतर्गत यह पहल हुई कि केवल क्या मानव ही जीव है, क्या पेड़ पौधे जीव नहीं है, कोई जानवर जीव नहीं है, उसका कोई गरिमापूर्ण जीवन नहीं होता। तो ऐसे कई देशों ने यह पहल करी, तो भारत में भी यह पहल आई। तो जो एनजीटी बनाया गया उसके पीछे एक कारण और है, आर्टिकल नंबर 21 का, मतलब गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार पर्यावरण के हर एक जंतु को है, हर एक जीव को है, हर एक पादप को है, हर एक प्लांट को है, हर एक नदी को है, क्योंकि ये भी तो क्या है, एक जीवित धारा है जो मानव के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो इसकी पहल कई देशों ने करी, जिसमें ऑस्ट्रेलिया भी था, न्यूजीलैंड भी था। उसी तर्ज पर भारत तीसरा देश बना जिसने इस तरीके की संस्था बनाई, और हमने जो आर्टिकल प्रयोग किया वो आर्टिकल 21 को मद्देनजर रखते हुए किया। बनाया गया आर्टिकल 323B में, क्योंकि उसमें लिखा था एक न्यायाधिकरण या अधिकरण बनाया जा सकता है, तो हमने उसका यूज किया। उसके आधार पर एक एक्ट बनाया, उस एक्ट की धारा 3 में लिखा कि हम इस संस्था को बनाएंगे, और बहुत सारी चीजें उसमें रखी गई कि भाई पर्यावरण से जुड़े हुए मुद्दे क्या होंगे, इसमें कौन कौन से एक्ट आएंगे। तो इस तरीके से एक संस्था बन गई। और कैसी संस्था बनी? तो आपको पता चल गया ये सांविधिक निकाय है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ना कि एक संवैधानिक निकाय है। और किस पर आधारित है? तो एनजीटी एक्ट 2010 पर आधारित है, ये भी बात पता चल गई। दूसरी चीज, इसका उद्देश्य क्या था? तो अगर हम बात करें एनजीटी का, तो एनजीटी का उद्देश्य भी तो होगा कुछ ना कुछ। तो भाई एनजीटी के लिए एक बहुत बड़ी समस्या थी कि भाई बाकी कोर्टों पर, मतलब हमारे जो बाकी न्यायालय हैं, सत्र न्यायालय, जिला सत्र न्यायालय, जो क्रिमिनल कोर्ट्स, सेशन कोर्ट्स, दोनों जो आपके दीवानी मामले भी देखते हैं, आपराधिक मामले भी देखते हैं, फिर हाई कोर्ट्स के ऊपर इतना प्रेशर है, फिर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर प्रेशर है, तो उसको कम करने के लिए एनजीटी को बनाया गया। और इसमें जो है आर्टिकल 21 का ही प्रयोग किया गया। तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 धारा 3, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, धारा 3 से जुड़ा हुआ है, और इसने राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण का स्थान लिया है। तो इससे पहले जो हमारे इंडिया में जो काम कर रहा था कि भाई पर्यावरण जो मुद्दे होते थे, उसमें एक चीज थी जिसको कहते थे नेशनल एनवायरमेंट अपीलेट अथॉरिटी। तो इसको रिप्लेस करके हमने क्या कर दिया, राष्ट्रीय हरित अधिनियम ले आए 2010। उसकी धारा 3 में लिखवाया कि हम एक अधिकरण बना सकते हैं जिसका नाम था एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो ये 2010 की धारा जो सेक्शन नंबर 3 है, उस पर आपको थोड़ा सा जोर देना पड़ेगा, क्योंकि पूछा जाएगा आपका। और पीछे एक आर्टिकल से भी मदद मिली जो आर्टिकल नंबर 323B था। तो इसके तहत हमने एक संस्था बनाई, एक अधिकरण बनाया, एक ट्रिब्यूनल बनाया जिसका नाम नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल था। तो ये बन गया 18 अक्टूबर 2010 को, ये भी पता चल गया। और इसमें हमने किस आर्टिकल का प्रयोग किया? तो आर्टिकल 21 का प्रयोग किया। आर्टिकल 21 में जीने का अधिकार है, तो गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार है। इसमें आपके पास भोजन का अधिकार है, आपका जीवन यापन का अधिकार है, प्राइवेसी मतलब निजता का अधिकार है। ऐसे ही आप देखेंगे तो राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट, मतलब आपके पास क्या है, पर्यावरण और स्वस्थ पर्यावरण का भी अधिकार है। तो उसके तहत इसकी बातचीत की गई कि भाई आर्टिकल 21 तो ये भी कहता है, तो आर्टिकल 21 कहीं ना कहीं इसके बीच में आता है, उसके तहत एनजीटी को बनाया गया है।
उद्देश्यों की बात करें तो भाई उद्देश्य इसका यही था कि भाई पर्यावरण को संरक्षण मिले और पर्यावरण को संरक्षण देने के लिए कोई एक बॉडी हो जो पूरी तरह से नियमावली बनाए, हर तरीके के एक्शंस ले और फास्ट ट्रैक तरीके से जो केसेस हैं उनका निपटान कर सके। तो हमने इस उद्देश्य से क्या बना दिया, तो ऐसी चीज के लिए हमने एनजीटी को बना दिया। क्या बन गया हमारे पास, एनजीटी मतलब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो प्रकरणों का निस्तारण, पर्यावरण संरक्षण एवं वनों का संरक्षण, कोर्ट का बोझ कम करना और 6 माह के अंतर्गत आधिकारिकता देना, मतलब 6 मंथ तक केसेस को डिस्पोज करना, जो भी इतने लंबे समय से केस चले आ रहे हैं उनको जल्दी से निपटाना और एक फास्ट ट्रैक कोर्ट की तरह काम करना। इसके लिए एक संस्था बना दी गई। किससे बना दी गई, अभी तक तो याद हो ही गया होगा कि भाई आर्टिकल 21 का प्रयोग है, आर्टिकल 323B का प्रयोग है, सेक्शन नंबर 3 का प्रयोग है एनजीटी एक्ट, और बनी कब, 18 अक्टूबर 2010। तो इतनी बात समझने आ गई आपको। लेकिन क्या भारत एक ऐसा देश है जिसने इसको किया, तो नहीं। मैंने आपको शुरू में भी बताया ऑस्ट्रेलिया ने सबसे पहले पहल की थी, फिर दूसरा देश न्यूजीलैंड बना और तीसरा देश हमारा भारत बना जिसने इस तरह का अधिकरण बनाया जो पर्यावरण से जुड़े हुए मुद्दों को जल्दी से निपटारा करने के लिए इस तरह की संस्था को निर्माण किया गया। तो भाई एनजीटी बनाने वाला या पर्यावरण से जुड़े हुए ऐसे मुद्दों को अलग से डील करने के लिए कोई अधिकरण बनाने वाला भारत तीसरा देश है। इसके अलावा भारत में इसके अलग अलग जगहों पर क्या है, मुख्यालय है, मतलब अलग अलग जगह इसके क्षेत्रीय कार्यालय है और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। तो एक मुख्यालय कहां पर है इसका, तो नई दिल्ली में है। तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। इसके अलावा यहां पे आपको दिख रहा है कोलकाता, तो इसके क्षेत्रीय कार्यालय कहां कहां है, तो कोलकाता में है। कोलकाता के अलावा आपको यहां दिखेगा तो पुणे है, यहां पे तो पुणे में है। मुंबई से कंफ्यूज मत होइएगा, मुंबई में नहीं है, पुणे में है। इसके अलावा जो एक कार्यालय है वो चेन्नई में है। इसके अलावा एक मध्य भारत में है जो कि भोपाल में है। तो इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। इसके क्षेत्रीय मतलब रीजनल ऑफिसेस जो हैं, रीजनल ऑफिसेस कहां हैं, तो भाई कोलकाता में है, पश्चिम का पूर्व का और पश्चिम का है पुणे में, दक्षिण का है चेन्नई में और मध्य का है आपका भोपाल में। तो इस तरीके से ये संस्था काम कर रही है। तो आपको समझ नहीं आया होगा कहां कहां इससे जुड़े हुए अलग अलग क्षेत्रीय कार्यालय हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसका क्या एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर होता है, कैसे इसके अंतर्गत मेंबर्स होते हैं, कैसे इसके चेयरपर्सन्स होते हैं, क्या अध्यक्ष होते हैं, इन सारी चीजों के बारे में हम समझ लेते हैं। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है जो आपको समझनी है। तो भाई इसके बारे में बताया जाता है कि इसमें 3 तरह के सदस्य हो सकते हैं। कौन कौन से, एक अध्यक्ष होगा, जैसे सबसे पहले अध्यक्ष जो इसमें बताए गए थे पंटा साहब थे, लोकेश्वर सिंह पंटा जी थे, फिर स्वतंत्र कुमार बने, अभी आदर्श कुमार गोयल हैं। तो भाई आपका लोकेश्वर पंटा जी थे, उसके बाद स्वतंत्र कुमार बने और अभी हैं आदर्श कुमार गोयल। समझने आ रहा होगा भाई ये किसकी बात करें, अध्यक्ष की या चेयरपर्सन की। तो चेयरपर्सन कौन को बनाया जा सकता है, इसकी कुछ शर्तें रखी गई हैं। ये जो यहां पे मैंने फ्लो चार्ट यूज किया है, तो इस फ्लो चार्ट से आपको बस समझाने के लिए बातचीत की गई है। इस फ्लो चार्ट को आप ना भी देखें तो आपको इस तरीके से समझ सकते हैं कि भाई इसमें क्या होते हैं। तो इसमें 3 तरह के सदस्य हो सकते हैं। भाई एक तो चेयरपर्सन हो गया, जिस चेयरपर्सन को हम क्या कह रहे हैं, अध्यक्ष कह रहे हैं। ये अध्यक्ष या तो सुप्रीम कोर्ट का या तो हाई कोर्ट का कोई जज हो सकता है, मतलब रिटायर्ड जज को भी कंसीडर किया जा सकता है, या फिर अगर हम बात करें यहां पे आपको दिख रहा होगा प्रेजेंट और रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, मतलब जो अभी सुप्रीम कोर्ट में मतलब उच्चतम न्यायालय का कोई जज है, क्या न्यायाधीश है या रिटायर्ड भी हो चुका है, उसको भी यहां कंसीडर कर लिया जाएगा, या चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट या किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश भी क्या हो सकता है, इसका चेयरमैन हो सकता है। इसके अलावा इसके 2 सदस्य हैं, एक एक्सपर्ट मेंबर है और एक जुडिशियल मेंबर है। जुडिशियल मेंबर का मतलब है कि भाई जिसके पास न्याय से जुड़ा हुआ एक्सपीरियंस हो, और एक्सपर्ट जो है एक विशेष तरीके का पर्यावरण से जुड़ा हुआ जिसके पास अनुभव हो, तो उसको शामिल किया जाता है।
तो ऐसे जुडिशियल मेंबर और एक्सपर्ट मेंबर की जो है गिनती बताई गई है कि ये मिनिमम 10 और मैक्सिमम 20 हो सकते हैं। तो इसमें 3 तरह के सदस्य होते हैं, ये चीज आपको समझनी है। तो एक तो चेयरपर्सन हो गया, एक को जिसको न्याय से जुड़ा हुआ अनुभव हो उसको रखा जाता है, और एक जो होता है जिसको पर्यावरण से जुड़ा हुआ नॉलेज है, क्योंकि भाई ये काम क्या कर रही है, ये तो भाई नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है पर्यावरण से जुड़े हुए मुद्दों का निपटान करने के लिए बनाई गई है। तो ऐसे लोगों को तो शामिल किया जाए जिनको पर्यावरण से जुड़ा हुआ मुद्दा पता हो कि भाई यहाँ मिट्टी के अंतर्गत ये चीज हो रही है, ये पर्यावरण को इस तरीके से प्रभाव कर सकता है, अगर ये कंपनी ने अपना प्लांट खोला तो हो सकता है आने वाले लोगों पर, यहाँ की आसपास की ट्राइब्स को असर हो सकता है, तो इसके लिए कोई ना कोई तो एक्सपर्ट मेंबर चाहिए होगा। तो भाई इसके लिए पर्यावरण से जुड़े हुए लोगों को भी शामिल किया जाता है, इसके अलावा न्याय से जुड़े हुए लोगों को भी, जुडिशियल मेंबर्स को भी किया जाता है, और यहां पर जो चेयरपर्सन अध्यक्ष होता है वो तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से लाया ही जाता है। तो इनकी गिनती बताई गई मिनिमम 10 और मैक्सिमम 20 हो सकती है। 5 साल के लिए इनकी नियुक्ति होती है, इनकी पुनर्नियुक्ति मतलब रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकता है। तो अगर इसका अगर स्ट्रक्चर देखें, एलिजिबिलिटी देखें तो अलग अलग है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में रिटायरमेंट होता है 65 वर्ष में, हाई कोर्ट में आप देखेंगे तो 62 वर्ष में, अदर जगह होता है 60 वर्ष में। तो भाई इसमें तो अलग अलग तरह के सदस्य हैं, कोई 65 साल में भी रिटायर होकर एनजीटी का सदस्य बन रहा होगा, कोई 62 साल में भी बन रहा होगा, कोई 60 साल में भी बन रहा होगा। तो भाई इसमें सदस्यों की को किस तरीके से रखा जाए और उनको कब जो है रिटायर किया जाए। तो बोला गया अगर सुप्रीम कोर्ट से कोई आ रहा है तो उसकी एज होगी 5 वर्ष, मतलब वो 5 साल तक रह सकता है और 70 वर्ष तक रह सकता है। इसमें जो पहले हो जाएगा तो उसको अलग होना पड़ेगा। अगर वो किसी हाई कोर्ट से आ रहा है तो भी 5 वर्ष, और यहां पे कर दिया 67 वर्ष, क्योंकि भाई 62 से आया होगा। अगर मान लिया जाए कोई हाई कोर्ट का जज था, रिटायर हो गया हाई कोर्ट से, अब एनजीटी में आया तो उसको 5 साल पूरे करने हैं। तो अगर हम बात करें तो यहां पर 67 ईयर्स तक का कॉन्सेप्ट रख दिया है। अब लेकिन कोई सामान्य व्यक्ति जो 60 साल में ही रिटायर हो गया था, अब वो 5 वर्ष यहां पूरे कर सकता है, तो उसके लिए दिया है 65 वर्ष। तो सबके लिए अलग अलग एज क्राइटेरिया है, तो कंफ्यूज मत होइएगा एज क्राइटेरिया से। कोई भी जुडिशियल मेंबर या एक्सपर्ट मेंबर इसके अंतर्गत शामिल हो सकता है, बस शर्तें यही है कि अगर वो 60 साल में रिटायर हुआ तो 5 साल का ही यहाँ पे कार्यकाल पूरा कर सकता है और उसका रीअपॉइंटमेंट पुनर्नियुक्ति नहीं होगी। तो समझ में आ रहा होगा, एक चेयरपर्सन, सबसे पहले चेयरपर्सन लोकेश्वर सिंह पंटा थे, फिर स्वतंत्र कुमार बने और वर्तमान में आदर्श कुमार गोयल हैं। तो मैंने आपको तीनों अध्यक्षों के नाम भी बता दिए। तो भाई सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, तो केंद्र सरकार करती है। अब देख लीजिए यहां पर जो मैं बता रहा हूं, सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा होती है। अध्यक्ष भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। मतलब इसमें देखिए अध्यक्ष कौन है, चेयरमैन कौन है, या तो सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का जज ही है। तो इसके ऊपर लिया जाता है कि भाई भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, जैसे अभी किसी को बनाना है तो भाई चंद्रचूड़ साहब से सलाह ली जाएगी, लेकिन चंद्रचूड़ साहब की सलाह पर भारत सरकार जो है, केंद्र सरकार वहां निर्णय लेगी कि भाई एनजीटी का अध्यक्ष कौन बनाए। जैसे आदर्श कुमार गोयल की जगह किसी को नए को लाना है तो इन दोनों के बीच में डिस्कशन होगा और उसको चेयरमैन या फिर अध्यक्ष बना दिया जाएगा। इसके अलावा ट्रिब्यूनल के न्यायिक सदस्य मैंने आपको बताया जुडिशियल मेंबर जिनको कहा जाता है, उनकी बात की जा रही है, और विशेषज्ञ सदस्य जिनको एक्सपर्ट मेंबर कहा जाता है। ऐसे 3 तरह के सदस्य हो सकते हैं, अध्यक्ष, जुडिशियल, एक्सपर्ट। ऐसी चयन समिति की सिफारिशों पर नियुक्त किए जाते हैं और न्यायिक सदस्यों और विशेष सदस्यों की नियुक्ति के लिए केंद्र सरकार द्वारा एक चयन समिति का गठन किया जाएगा। मतलब इनकी जो नियुक्ति है वो किसी ना किसी तरह की एक चयन समिति होगी, एक सिलेक्शन कमेटी होगी, उसके आधार पे होगी, और इसके लिए इनको क्राइटेरिया फुलफिल करना होगा। वे 5 साल की अवधि के लिए पद धारण करेंगे और पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। ये भी मैंने बताया, रीअपॉइंटमेंट नहीं होगा। अगर वो सुप्रीम कोर्ट से आया है तो 70 साल तक रह सकता है या 5 वर्ष तक रह सकता है। हाई कोर्ट से आया तो 67 साल 5 वर्ष। और कोई विशेषज्ञ सदस्य है, 60 साल में किसी एनवायरमेंट रिलेटेड फील्ड में रिटायर होकर आया तो फिर उसको 5 साल की मतलब 65 साल तक मिलेगा। तो यहां पर 3 तरह की चीजें मैंने आपको बताई, एक चेयरपर्सन, एक आपका जुडिशियल न्यायिक सदस्य और एक विशेषज्ञ सदस्य। तो भाई इसके लिए तो पता चल गया कि आपको क्राइटेरिया क्या है। तो यहां पर बता दिया प्रेजेंट और रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, मतलब उच्चतम का वर्तमान जो न्यायाधीश है या रिटायर्ड हो गया है वो शामिल हो सकता है, या हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश को शामिल किया जा सकता है। जुडिशियल मेंबर जो है, न्यायिक सदस्य जो है प्रेजेंट और रिटायर्ड हाई कोर्ट जज, मतलब वर्तमान या फिर सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय का जो जज होगा, न्यायाधीश होगा, उसको शामिल किया जाएगा। देखिए यहां जज लिखा है, यहां पर आपका चीफ जस्टिस लिखा है। तो जुडिशियल मेंबर और चेयरपर्सन में कंफ्यूज मत होइएगा। यहां चीफ जस्टिस मतलब मुख्य न्यायाधीश की बात की जा रही है,
इसके अलावा यहां पर आपका न्यायाधीश की बात की जा रही है सिर्फ, तो दोनों में अंतर है। जुडिशियल मेंबर प्रेजेंट हो सकता है, मतलब वर्तमान में वहां पे काम करता हो, या सेवानिवृत्त हो गया, उसको शामिल कर लिया जाएगा। एक्सपर्ट मेंबर के लिए कंडीशन है विशेषज्ञ के लिए, क्योंकि पर्यावरण से चाहिए, तो उसने पीएचडी किया हो, एनवायरमेंट एक्सपीरियंस भी हो। इसके अलावा मास्टर की हो इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में, अभियांत्रिकी या तकनीकी या प्रौद्योगिकी में, तो उसको इस तरह की फील्ड का नॉलेज होगा तो शामिल किया जाएगा। ऐसे एक्सपर्ट और जुडिशियल मेंबर 10 से 20 हो सकते हैं। इनकी बात की गई है 5 वर्ष के लिए है। नियुक्ति वापस नहीं होगी। एक बार आप एनजीटी पहुंच गए, वहां कोई पद संभाल लिया, उसके बाद आप सोचेंगे फिर से मिल जाए, तो ऐसा नहीं है। इसके अंतर्गत ये बातचीत रखी गई है। तो इतनी बात भी आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद क्या मुद्दा आता है, तो इसके बाद आता है कि भाई इसके अंतर्गत ये किस कानून पर जो है निर्णय लेते हैं। तो इसके अंतर्गत 7 कानून आते हैं। ये ध्यान से समझ लीजिए कि एनजीटी कौन कौन सी चीजों पर निर्णय लेगी। मतलब किसी ना किसी चीज का, अगर ये कोई पर्यावरण से जुड़े हुए मुद्दों पर अधिकार है इसका कि भाई ये निर्णय ले सकती है, तो कौन से एक्ट के तहत ले सकती है। तो इसके अंतर्गत 7 एक्ट आते हैं। इन 7 एक्ट के नाम अच्छे से याद रख लीजिए कि कौन कौन से हैं। तो इसमें वायु प्रदूषण से जुड़ा हुआ भी है, जल प्रदूषण से जुड़ा हुआ भी है, पर्यावरण संरक्षण से जुड़ा हुआ भी है, जैव विविधता से जुड़ा हुआ भी है, इंश्योरेंस, पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस जो है वो भी आ जाता है। तो 1974 से शुरुआत करेंगे। तो जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974, सबसे पहली जो चीज आ जाती है जल प्रदूषण और निवारण, मतलब वाटर पोल्यूशन कंट्रोल करना और उसका निवारण करना, मतलब उस चीज को कैसे डील करना है, कैसे निपटारा करना है। अधिनियम 1974 में बनाया गया था, वो इसके तहत आता है। फिर जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण उपकर अधिनियम, जिसको सेस एक्ट कहा जाता है, 1977 का भी इसके अंतर्गत आता है। वन संरक्षण अधिनियम 1980, वैसे अंग्रेज आए थे तब उन्होंने वन संरक्षण लाया था 1927 में, फिर इसको हमने चेंज किया 1980 में, तो ये भी इसके अंतर्गत आता है। वायु प्रदूषण निवारण और अधिनियम 1981 आ जाता है। फिर पब्लिक लाइबिलिटी, मतलब यहाँ पे पर्यावरण अधिनियम 1986, ये मैं आपको कई बार बता चुका हूं। 2-3 दिसंबर की जो घटना हुई थी भोपाल गैस ट्रेजेडी, उसके बाद इसको बनाया गया था। तत्कालीन सरकार जो राजीव गांधी सरकार थी, वो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लेकर आई थी। ये जो जल प्रदूषण अधिनियम 1974 में इंदिरा गांधी के समय आया था। इसके अलावा वन संरक्षण अधिनियम 1980, ये आपका बताया जाता है कि ये वनों के ऊपर ही कि भाई कैसे संरक्षण किया जाए वनों का, क्योंकि 1927 में जो अंग्रेज वन संरक्षण अधिनियम लाए थे वो अपने फायदे के लिए लेकर आए थे, लेकिन इसमें कुछ बदलाव किए गए और ये भी लाया गया। इसके अलावा एक सार्वजनिक देयता बीमा अधिनियम, जिसको पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट कहा जाता है, कि कई जगहों पर जो पब्लिक प्रॉपर्टी थी या किसी व्यक्ति की कोई जमीन थी, उसको पर्यावरण से जुड़े हुए चीज में उपयोग किया गया या कोई नुकसान हो गया, तो उस पर जो इंश्योरेंस रिलेटेड किसी का इंश्योरेंस था, कोई बीमा था, उसको कोई राशि मिलनी थी, अब वो नहीं मिल पा रही है, तो इसके लिए वो कहाँ जाए, तो इसको भी इसमें शामिल कर दिया गया कि एनजीटी इस पे सुनवाई करेगा। और आखिरी में रख दिया हमने जैव विविधता अधिनियम 2002 को भी। तो जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी एक्ट भी आ जाता है, वाटर पोल्यूशन एक्ट भी आ जाता है, वाटर सेस एक्ट भी आ जाता है। इसके अलावा वन मतलब फॉरेस्ट एक्ट भी आ जाता है। इसके अलावा वायु प्रदूषण अधिनियम भी आ जाता है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भी आ जाता है, सार्वजनिक देयता बीमा अधिनियम भी आ जाता है और जैव विविधता अधिनियम भी आ जाता है। तो इन 7 एक्ट के आधार पर एनजीटी क्या करेगा, सुनवाई करेगा, निर्णय लेगा। कई तरह के उसके पास पावर है और ये पावर उसको बताते हैं कि भाई इसके पास हाई कोर्ट के बराबर पावर है। इसकी जो शक्ति है वो एक उच्च न्यायालय के बराबर है और इसका डिसीजन इस तरीके से होगा कि भाई ये एक उच्च न्यायालय के तहत होगा, तो ये उच्च न्यायालय के बराबर शक्ति रखता है और ये बहुत बड़ी राशि का जुर्माना लगा सकता है, जेल दे सकता है। इसके अलावा इसका जो भी निर्णय आया है उसको 90 दिनों में सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। तो 90 डेज के अंतर्गत, 3 महीने के अंतर्गत आप सुप्रीम कोर्ट जाकर इसको चैलेंज कर सकते हैं। 10 करोड़ और 3 साल की जेल भी इसको देने की इसके पास शक्ति है कि भाई ये दे सकती है। अब देखिए यहां पर हमने बात करी इसकी शक्ति की, तो भाई ये इसकी शक्ति जो है वो है तो, लेकिन कई जगहों पे इसकी शक्ति के साथ हम देखते हैं कि भाई कॉम्प्रोमाइज होता हुआ दिख रहा है। क्यों होता हुआ दिख रहा है? क्योंकि अगर हम बात करें संवैधानिक निकाय और आपका सांविधिक निकाय, इसका मुद्दा आ जाता है। अगर हम बात करें जो हमारे यहाँ हायरार्की क्या है कि सबसे बड़ी पावर किसके पास है, तो आप बोलेंगे सर संविधान में जो दिया है वो ज्यादा सर्वोपरि है, ये तो संविधान में नहीं दिया। तो भाई किस तरीके से काम चलता है भारत में? तो सबसे पहला है संविधान और संविधान के बाद आता है अधिनियम। तो ये जो बना है
वो एक अधिनियम के आधार पर बना है और संविधान के आधार पर जो भी चीजें होंगी वो सर्वोपरि होंगी। तो इसलिए क्या होता है, यहां पे कॉन्फ्लिक्ट होता है। किस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट होता है? आपने आर्टिकल 226 सुना है, आर्टिकल 32 सुना है। इसके तहत कोई भी व्यक्ति रिट पिटीशन फाइल कर सकता है सुप्रीम कोर्ट में और इससे जा सकता है हाई कोर्ट में। अब भाई एनजीटी ने कोई निर्णय लिया और कोई 226 का प्रयोग करके इसी को चैलेंज कर दे तो भाई किसकी ज्यादा अथॉरिटी हो जाएगी? हाई कोर्ट की ज्यादा अथॉरिटी हो जाएगी। तो भाई हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी है ही, तो इसलिए इसको पावर तो दिए गए हैं लेकिन थोड़े हाथ बांध दिए गए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी जो दिक्कत आती है इसके साथ आती है। दूसरा, इसके अंतर्गत वन्य संरक्षण अधिनियम नहीं आता है। आपने एक सुना होगा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। जब इंदिरा गांधी स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में गई थी तो उस समय जो है उसके बाद भारत लौटकर उन्होंने एक्ट बनाया था, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। इसमें अलग अलग शेड्यूल्स, अनुसूचियां दी गई हैं, लेकिन इसके ऊपर सुनवाई नहीं कर सकता एनजीटी। इसके अलावा फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट जो होता है, एसटी एससी जो होती है अनुसूचित जनजाति जो क्षेत्र हैं, वहां पर वो जाकर जो लकड़ी इकट्ठा करते हैं उन पर कई तरह की जो कार्रवाई कर दी जाती है, तो उनके लिए एक ड्वेलर्स एक्ट बनाया गया था, वो भी एनजीटी के अंतर्गत नहीं आता। तो इन सारे मामलों को भी निपटारा नहीं कर सकता है। तो कई जगहों पे इसको जो पावर है वो अधूरी पावर देखने मिलती है, इसलिए कॉन्फ्लिक्ट आ जाते हैं। तो चुनौतियों में आप ये बता सकते हैं। इसके अलावा ये चुनौती कैसे खड़ी कर देती है? भाई अब कोई प्रोजेक्ट चालू हुआ, कोई कंपनी ने देखा कि भाई यहां पर, जैसे इसने एक दक्षिण कोरियाई कंपनी थी पॉस्को नाम की, उसका एक प्रोजेक्ट को बैन कर दिया था। अब वो बताया जा रहा था कि भाई उड़ीसा में आएगा तो वहां पे बहुत सारा आर्थिक, जैसे उड़ीसा की अगर हम अर्थव्यवस्था की बात करें तो उड़ीसा एक पिछड़ा राज्य, बीमारू राज्य के रूप में जाना जाता है, तो वहां की अर्थव्यवस्था थोड़ी सी कमजोर है। तो उसको मजबूत करने के लिए दक्षिण कोरियाई कंपनी जो थी पॉस्को की बात की गई थी कि उन्होंने स्टील प्लांट वहां पे स्टैब्लिश करने की बात रखी थी, उस पर एनजीटी ने रोक लगा दी। तो इस पर कई बार ये चुनौती होती है कि भाई ये पर्यावरण का इतना सोचने लगता है कि भाई आर्थिक विकास और विकास को प्रभावित भी कर देता है। तो ये भी एक चैलेंज है जिसको फेस करना पड़ता है। दूसरा बताया गया इसकी कम क्षेत्रीय शाखा है। अगर मान लिया जाए कोई केस है महाराष्ट्र के अंतर्गत, महाराष्ट्र के लातूर में या कोल्हापुर में, या फिर आप मान लिया जाए कि कहीं छत्तीसगढ़ का कोई केस है। अब भारत में इसकी शाखाएं देखी जाए तो कहां कहां है? तो भाई दिल्ली, न्यू दिल्ली में है। अब मान लिया जाए श्रीनगर का कोई मामला है, पहले श्रीनगर जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होता था, लेकिन 370 के हटने के बाद ये इस पर भी बातचीत होने लगी है। अब देखा जाए तो अगर हम बात करें, मतलब श्रीनगर पे इसलिए जम्मू कश्मीर का नाम इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 370 के बाद कई एक्ट जो जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते थे वो अब लागू होने लगे, तो एनजीटी उन पर सुनवाई कर सकता है। तो मान लिया जाए श्रीनगर का कोई मुद्दा है, अब श्रीनगर का व्यक्ति कोई केस एनजीटी में फाइल करे तो उसको बार बार कहां आना पड़ेगा? नई दिल्ली में आना पड़ेगा। अब देखा जाए तो चेन्नई में है, पुणे में है, भोपाल में है और कोलकाता में है। लेकिन अगर मान लिया जाए विशाखापट्टनम में, तो विशाखापट्टनम के व्यक्ति को या तो भोपाल जाना पड़ेगा या तो चेन्नई जाना पड़ेगा। तो कम क्षेत्रीय शाखाएं हैं। अब भारत के हर एक जिले के अंतर्गत एक जिला एक सत्र न्यायालय होता है, तो वहां पर उनके लिए केस फाइल करना ज्यादा आसान है। तो इसकी कम क्षेत्रीय शाखा भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। तीसरी अगर हम बात करें तो 6 महीने के अंतर्गत इसकी निपटान सीमा है, लेकिन अधिकतर केस जो देखे गए हैं कि भाई 6 महीने में सॉल्व ही नहीं हो पाते, इतने सबूत ही नहीं आ पाते, उस पर कार्रवाई नहीं हो पाती, सुनवाई नहीं हो पाती। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज इसको फेस करना पड़ता है। इसके अलावा वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, इसकी बात कर रहे हैं, जिसको मैंने आपको बताया था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 इसके अंतर्गत आता ही नहीं है। वन आवास अधिनियम 2006 इसके अंतर्गत आता ही नहीं है, जो एसटी एससी को पावर देता है। तो भाई इनके ऊपर तो ये सुनवाई ही नहीं कर सकते, तो ये इनके साथ क्या है, बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। इसके अलावा संवैधानिक बनाम वैधानिक या आपका सांविधिक की बात करें, ये भी लड़ाई खड़ी हो जाती है। इन्होंने कोई निर्णय दिया, फिर हाई कोर्ट ने कोई निर्णय दे दिया, तो हाई कोर्ट के निर्णय को ऊपर रख दिया जाएगा। इसके पास भले हाई कोर्ट का पावर है, लेकिन हाई कोर्ट का डिसीजन आ गया तो फिर एनजीटी के एक्ट को या एनजीटी के जो भी उन्होंने निर्णय दिया है उसको ज्यादा सर्वोपरि नहीं माना जाएगा, फिर इनके जो भी चीजें उनको दबा दिया जाएगा। तो ये भी इसके साथ सारे चैलेंजेस आते हैं। इसके अलावा इन्होंने क्या क्या महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं जिसके कारण ये चर्चाओं में आए, तो 2012 के अंतर्गत दक्षिण कोरियाई स्टील कंपनी जो पॉस्को स्टील थी उसके ऊपर इन्होंने रोक लगा दी थी कि उड़ीसा की वहां की जनजातियों को ये प्लांट बनाया जाएगा तो वहां पे पर्यावरण नुकसान होगा और वहां की जनजातियों को वहां से शिफ्ट होना पड़ेगा, तो इसके कारण ये चर्चाओं में आया। इसके बाद बताया जाता है कि 2013 में इन्होंने अलकनंदा जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट था, अलकनंदा अगर हम बात करें उत्तराखंड में,
उत्तराखंड में बाढ़ आई थी, आपने बादल वगैरह फटे थे, सुना था, बहुत ज्यादा हानि हुई थी। उसमें बताया गया कि उसके पीछे जो वहां बाढ़ से कारण कई लोगों को क्षति पहुंची थी, उसका इन्होंने आरोप लगाया कि अलकनंदा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ने इसकी हाइट को बढ़ा के रखा था, जिसके कारण ये क्षति हुई थी। तो उन्होंने कहा कि भाई जो भी ये लोगों को क्षति हुई है आपको उसका जुर्माना देना पड़ेगा। तो एनजीटी का ये जो निर्णय था वो भी चर्चाओं में रहा था। 2017 में आर्ट ऑफ लिविंग, श्री श्री रविशंकर जी का नाम सुना होगा आपने, उनका आर्ट ऑफ लिविंग एक संस्था है, उनका एक कार्यक्रम दिल्ली में हुआ था जिसमें यमुना को गंदा कर दिया था, तो इस पर भी उन्होंने भारी जुर्माना लगाया था। अभी कोच्चि शहर पर भी लगाया है। इसके अलावा दिल्ली में 50 माइक्रोन से जुड़ा हुआ ऊपर प्लास्टिक्स का ना उपयोग करना, 10 साल पुरानी जो गाड़ियां हैं डीजल का उपयोग बंद करना दिल्ली में, या 15 साल पेट्रोल वाली जो निर्णय था वो भी एनजीटी के द्वारा लिया गया था। पराली जलाने के ऊपर जो निर्णय लिया गया था, स्टबल बर्निंग जो है, ये सारे एनजीटी के हैं। तो एनजीटी काफी चर्चाओं में रहा है इन सारे मुद्दों के। तो आज मैंने यही चीज आपको समझाई है। आज का एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण में कौन सा मामला दायर कर सकता है, या कौन मामला दायर कर सकता है? कोई भी व्यक्ति, कोई भी गैर सरकारी संगठन, कोई भी सरकारी एजेंसी, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। इसका आंसर कहां मिलेगा? तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे आपको इसका आंसर मिल जाएगा। इसके अलावा मैं आपको शुरू में भी बताया, यूपीएससी का जो फाउंडेशन बैच नंबर 3 है वो कल 3 अप्रैल से शुरू हो रहा है शाम को 6 बजे। तो इसमें आप एनरोल कर सकते हैं। मेरा कोड यूज करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा 18,999 में। ये कोर्स आप अवेल कर सकते हैं। लगभग 14 महीने की क्लासेस होंगी और आपको 1000 घंटे से ज्यादा जीएस की क्लासेस और सीसेट और करंट अफेयर्स अलग से मिलेगा। तो 17 से 1800 घंटे की क्लासेस इसमें आपको मिल पाएंगी। 1-to-1 मेंटरशिप होगा। ये सारी चीजें इस कोर्स के अंतर्गत है। कोई भी तरह के डाउट्स हैं सोशल मीडिया हैंडल पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लेक्चर की पीडीएफ ऊपर दिए गए टेलीग्राम ग्रुप से आप डाउनलोड कर लेंगे और साथ साथ जो आज का क्वेश्चन था उसका आंसर भी आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। तो होप ये सेशन आपको अच्छे से समझने आया होगा। और कोई डाउट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिख दीजिएगा और सेशन कैसा लगता है आपको वो भी जरूर बताइएगा। ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।